हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैंने क्या बदलाव किया है इसके बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, आज के इन्वायरमेंट में हम एक चीज़ और भी देखेंगे, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एमसीक्यू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एमसीक्यू भी आज हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कुछ वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे शिकायत करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के काम बिल्कुल ना करें कि आप देखें, क्लास को देखें और क्लास को देखने के बाद आप क्या करें कि सब्सक्राइब ना करें। ये गलत तरीका है, वैसे करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी टीचर होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट पर कहीं ना कहीं उनकी निर्भरता एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनी रहती है, और स्टूडेंट भी टीचर पर ही निर्भर होते हैं। तो स्टूडेंट और टीचर को हमेशा एक साथ होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट का जो नैतिक कर्तव्य है उसको करना चाहिए, और टीचर का जो एक मुख्य कर्तव्य है उसको करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज तक मैंने कभी अपने जीवन में व्यक्तिगत कभी भी मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसमें मुझे केवल और केवल मुझे फ़ायदा हो, यानी कि व्यक्तिगत मुझे फ़ायदा हो। ये बात मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कह रहा हूँ, बिल्कुल अपने सच्चे मन से मैं कह रहा हूँ। आज तक मैंने कभी ये चीज़ें नहीं चाहा कि केवल और केवल मेरा फ़ायदा हो, केवल मेरा और मेरा भला हो। ठीक है, मैंने हमेशा चाहा है कि हर व्यक्ति का फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा का मतलब हर व्यक्ति को वो लाभ मिले जो उसके लिए आवश्यक है, या जिसके लिए वो हकदार है। चलिए, आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। ठीक है, सीधा आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। जल्दी से आंसर भी करते चलिए। मुंबई। देखिए, जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतनी देर में आप क्वेश्चन समझ लिया करो और आंसर कर दिया करो, जो सरल क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको समय तो जरूर देता हूं जो बड़े क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, वूलर, चिल्का झील, और लास्ट ऑप्शन है सांभर। देखिए, इसमें से जरूर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, कृत्रिम झील से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे आप यूपी टेट दीजिए, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा, इंदिरा गांधी, सरहिंद, बेतवा। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है मेरे साथियों? इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है सबसे लंबी नहर। नेक्स्ट बात करते हैं, फीफा कप। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल, खेल से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यदि आप सुपर टेट का एग्जाम देने जाते हैं। तो फीफा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। और जो हमारे नए छात्र, नए भाई जुड़ रहे हैं, वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फुटबॉल इसका आंसर हो जाएगा। फीफा कप है, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मेड इन वाइड बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है गोल्फ, और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। जैसे आप जानते हो कि मेड इन वाइड बॉल किससे संबंधित होते हैं? वो होती है क्रिकेट से, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, कटक। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करते चलिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्वविख्यात खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं?
बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, क्रिकेट? जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप चिंता मत करिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए से जल्दी से आंसर करते चलिए मेरे साथियों, जल्दी से आंसर करते रहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु में, उड़ीसा में, राजस्थान में, असम में? आज हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास हमारी थोड़ी छोटी थी, लेकिन आज की क्लास हमारी थोड़ी बड़ी रहेगी, उतना भी बड़ी नहीं, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, आधे घंटे से भी कम रहेगी, 20 मिनट की मान के चलिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, असम में। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है, जितना सरल है उतना कठिन भी है, बस सोचना है आपको। बस भारत में झूम कृषि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, भारत में झूमिंग कृषि जुड़ी हुई है। पहला ऑप्शन है जनजातीय आदिवासी लोगों से, दूसरा ऑप्शन है वर्षाधीन खेती से, तीसरा ऑप्शन है डेल्टा खेती से, और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी लोगों से। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। जनजातीय आदिवासी लोगों से संबंधित है, भारत में झूमिंग कृषि, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न में, इस प्रश्न में मैं आपको थोड़ा सा समय दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर करने में आपको थोड़ी सी असहजता होगी। चलिए, भारतीय किसान दो फसलों के बीच के अंतराल दौरान अपने खेतों को क्यों जोतते हैं? भारतीय किसान यानी जो भारत के किसान हैं, जब वे क्या करते हैं, दो फसलों के बीच के अंतराल क्या करते हैं, अपने खेतों को जोत देते हैं, तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर आप लोग हमें बता दीजिए। पहला ऑप्शन है आगे की खेती के वास्ते, मिट्टी को ढीला रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी की संरंध्रता बढ़ाने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है सूखे से बचाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है मिट्टी को ढेला बनाने से रोकने के लिए। जल्दी से इसका आंसर करिए। जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जुड़े हुए हैं, वे ज़रूर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र के लोग कुछ नहीं जानते हैं कृषि से संबंधित, वे जानते हैं क्योंकि वे पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं वे लोग देखे हुए हैं, बस फर्क यहाँ पर है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की संरंध्रता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, किसान भाई हमारे क्या करते हैं, दो फसलों के बीच को अंतराल के दौरान क्या करते हैं, खेत को जोत देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करें, यानी इस प्रश्न की बात करें तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? जल्दी से बताइए, मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग बता सकते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आइसोप्रोपीन और आइसोब्यूटीन मिश्रण, और नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिश्रण। तो इसका आंसर जल्दी से करिए। साथ ही साथ आप लोग लाइक करना कई बार भूल जाते हैं, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, सी ऑप्शन इज राइट, यानी कि आइसोप्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो होता है खाने बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। आपके एनसीईआरटी से सीधा ये प्रश्न है, आपके एनसीईआरटी से सीधा प्रश्न है, ठीक है। क्लास 5 में यह प्रश्न है, ठीक है। तो जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है सांस लेने में परेशानी होती है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। फटाफट आंसर करिए, तब तक लाइक कर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सांस नहीं ले पाती हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है,
ठीक है, पानी क्या होता है, जमने पर फैलता है। दूसरा ऑप्शन है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। और तीसरा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों कि बोतल से बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है पानी गर्म होने पर फैलता है। जल्दी से इसका आंसर करिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ मात्र 3 सेकेंड। जल्दी से इसका आंसर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पानी जमने पर फैलता है, इसलिए बोतल जो होती है वो फट जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ये चीज़ें बिल्कुल लॉजिकली वाले सारे प्रश्न हैं, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए सीटेट और यूपीटेट अब इस तरह के प्रश्न जरूर पूछते हैं, ठीक है, या पूछता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, और तीसरा ऑप्शन है गोल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और चौथा ऑप्शन है वर्षा जल की सान्यता के कारण। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए मेरे प्रिय साथियों। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही सरल और बहुत ही हार्ड प्रश्न है, यानी कि जितना सरल है उतना कठिन भी है। एम्फीबिया वर्ग बनता है बहुत तेज़ी से चलने वाले नावों से, केवल जल में रह सकने वाले जीवों से, केवल स्थल पर रह सकने वाले जीवों से, और डी ऑप्शन इज जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों से बनता है एम्फीबिया वर्ग। जल्दी से बताइए इसका आंसर। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप चिंता मत करिए। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको कॉमन बता दूं, जहां केवल वाले शब्द मिल जाए, मान के चलिए 90% 99% वहाँ क्वेश्चन वो गलत होता है, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो 1% रियलिटी में वो सही होता है बस। तो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों में क्या बनता है? एम्फीबिया बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पौधे व पेड़ द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलिसिस, दूसरा ऑप्शन है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा ऑप्शन है फोटाबॉलिक सिंथेसिस, चौथा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। इस बात को जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। इसका आंसर हो जाएगा कि पौधे व पेड़ द्वारा जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। ये अपकमिंग वाले क्वेश्चन हैं, हो सकता है इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाए। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। पहला ऑप्शन है विद्युत प्रकाश रासायनिक, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रकाश यांत्रिक, और चौथा ऑप्शन है यांत्रिक प्रकाश। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट मेरे साथियों, करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम ये है कि प्रकाश रासायनिक होता है, प्रकाश रासायनिक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता? बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर करिए, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, इसमें लोहा पाया जाता है यानी कि आयरन, इसमें या स्वादिष्ट होता है या इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार हैं आप, यानी कि रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है, इसलिए माँ का दूध बच्चों को 6 महीने तक मुझे लगता है पिलाना चाहिए, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी क्या किया है? रिकमेंडेशन किया है। यदि सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो जंतु भी मर जाएंगे, यदि सभी पौधे नष्ट हो जाएं तो जंतु भी मर जाएंगे। पहला ऑप्शन है ठंडी हवा के अभाव के कारण, भोजन के अभाव से, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी के अभाव से, और चौथा ऑप्शन है मेरे साथियों ऑक्सीजन के अभाव से। और जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए आप सोचिए, एक बार खुद सोचिए, अगर पृथ्वी के सारे पौधे को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि आपने देखा भी कोरोना टाइम में, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत एवं चीन के बीच अवस्थित सीमा रेखा को कहा जाता है? भारत एवं चीन के बीच अवस्थित सीमा रेखा को कहा जाता है डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, सरक्रीक रेखा,
और रेड क्लेफ। देखिए ध्यान रखिएगा, इस यूपी टेट में ज़रूर पूछा जाता है, यूपी टेट में इसमें से ज़रूर एक प्रश्न आपको मिलेगा आज वाले पीडीएफ से, आज वाले पीडीएफ से ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो आप इस पीडीएफ को आप हमसे ले लीजिए और इसको संभाल के रखिएगा। भारत एवं चीन के बीच की अवस्थित सीमा रेखा को कहा जाता है मैक मोहन रेखा कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो हमारे नए साथी जुड़ चुके हैं वे क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो हमारे पुराने छात्र हैं वे क्या कर दें, चैनल को ज़रूर शेयर कर दें। देखिए शेयर करने में बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि इस तरह की चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो कौन सा विभाजक भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पहला ऑप्शन है पाक जलडमरूबंध, दूसरा ऑप्शन है रॉस द्वीप, तीसरा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, और चौथा ऑप्शन है टोरस जलडमरू मध्य। ठीक, जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कि पाक जलडमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम किसका होता है? पाक जलडमरू मध्य, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है। कौन सा शिखर माउंट एवरेस्ट के बाद संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है? कौन सा शिखर माउंट एवरेस्ट के बाद संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है? नंदा देवी, मकालू, माउंट केटू, ब्रांड पीक। जल्दी से इसका आंसर करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं, माउंट केटू, इस बात को ध्यान रखिएगा। माउंट केटू संसार का यानी एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, इसमें मैं आपको थोड़ा सा समय दे सकता हूं। चलिए प्रायद्वीपीय भारत की, देखिए भारत प्रायद्वीपीय देश है। देखिए प्रायद्वीप उसे कहा जाता है ऐसे स्थलखंड जिसके तीनों तरफ से जल, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है, या ऐसे स्थलखंडों के क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीप देश है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए भारत को, ठीक है, अगर आप भारत को थोड़ा से बनाइए, चलिए मैं यहाँ एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लीजिए भारत हो गया, और इधर देखिए अरब सागर से भारत घिरा हुआ है, इधर हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है भारत, तो भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं। दूसरा ऑप्शन है ये नदियाँ पूर्णतः प्रौढ़ हो चुकी होती हैं, अतः मलबा नहीं ले जा पाती हैं। और तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट काफ़ी ऊंचा है, जिस कारण से ऊपर गिरने वाली नदियाँ सिल्ट को सुनियोजित निक्षेपित नहीं कर पाती हैं। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, यानी उपर्युक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो सारी चीज़ें सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कुछ झीलों तथा उनके राज्यों में से गलत जोड़ा बताइए। सांभर झील क्या राजस्थान में है? चिल्का झील क्या उड़ीसा में है? और कोलार झील क्या आंध्र प्रदेश में है? लुनार झील क्या मध्य प्रदेश में है? जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा लुनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नहीं है, यानी कि यहाँ गलत पूछा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देश में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम नामक स्थान पर होती है, यह किस राज्य में स्थित है? असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। मुझे लगता है इसका आंसर मेरे सारे साथी आंसर कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, जो कि आप पहले से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेटराइट मिट्टी का अधिकतर जमाव किन राज्यों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश व बिहार, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर व मेघालय। जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं मेरे साथियों। तो लेटराइट मिट्टी का अधिकतर जमाव सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटका, केरल में मिलेगा, फिर कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है आपसे कि चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल है? चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी आपके अनुकूल है? पहला ऑप्शन चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन रेतीली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन डेल्टा क्षेत्रों की चीका प्रधान दोमट मिट्टी, और चौथा ऑप्शन है रेगुर मिट्टी।
जल्दी से आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो डेल्टा क्षेत्रों की चीका प्रधान दोमट मिट्टी जो है वो चावल की कृषि के लिए उपयोगी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे जो ट्रेडिशनल टॉपिक थे उनमें से हमने प्रश्न आपको दिया और उसमें से हमने आपसे प्रश्न पूछा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन। न्यू एजुकेशन से पॉलिसी से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है, 8-10 प्रश्न हैं, यानी कि 6-7 प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति यानी कमेटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी, या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? पहला ऑप्शन है ए स्वर्गीय मतलब स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, दूसरा है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है रीना रे और चौथा ऑप्शन है श्री संजय धोत्रे। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए, नई शिक्षा के विकास की नीति के लिए विकास के लिए समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसी के आधार पर क्या हुआ था, इसके आधार पर क्या हुआ था, मंत्रालय ने कुछ इनपुट ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के लिए तैयार किया था। चलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 यानी 10 और 12 शैक्षिक मॉडल को एक नए शिक्षा शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? पहला ऑप्शन है 3+4+4+5, दूसरा ऑप्शन है 5+3+3+4, तीसरा ऑप्शन है 4+3+5 और चौथा ऑप्शन है 5+4+3। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि आपका हो जाएगा 5-3-3-4, 5-3-3-4, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि 10+2 शैक्षिक मॉडल को क्रमशः 3-8 और 8-11 और 11-14 और 14-18 की आयु के अनुसार एक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम को हमने क्या किया है, 5-3-3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की हमने बात की है। अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही सरल प्रश्न एक बार कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा और स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे साथियों। तो पहला ऑप्शन कक्षा 3, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 4, चौथा ऑप्शन है कक्षा 5 और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर करिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको आंसर बता देता हूं। तो सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को कक्षा 5 तक की शिक्षा देने के लिए टीचरों पर कहा गया है कि कम से कम इस पर आपको कक्षा 5 तक के बच्चों को क्षेत्रीय या उनके स्थानीय भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो इस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा? किस वर्ष तक अध्यापन के लिए, अध्यापन मतलब टीचिंग के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य बताया गया है? पहला ऑप्शन 2021, दूसरा ऑप्शन है 2025, तीसरा ऑप्शन है 2028 और चौथा ऑप्शन है 2030। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यह कहा गया या लागू होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में गठित ड्राफ्टिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है वसुधा कामत, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर के कस्तूरीरंजन, तीसरा ऑप्शन है KG अल्फोज और चौथा ऑप्शन है राम शंकर कुरील। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो इसरो के
इसरो के प्रमुख यानी कि पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था और जिसने 2019 में राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत लक्ष्य बढ़ाने की बात कही गई है। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 40%, पांचवा ऑप्शन है 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इज राइट। तो दोस्तों बस 1 मिनट और वेट करिए, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक क्वेश्चन और भी है, हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में सकल नामांकन अनुपात यानी 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD के द्वारा की गई स्थापना की मांग की गई है। पहला ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता संख्यानात्मक आधार ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, दूसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा आयोग और तीसरा ऑप्शन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। एक बार क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, फटाफट आंसर करिए। जो हमारे प्रिय नए साथी जुड़े थे वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे पुराने छात्र और पुराने साथी जुड़े थे वे लाइक कर दें। साथ ही साथ क्लास के बाद आप कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, कुछ लोग हमारे डेली छात्र करते हैं जैसे कि शिवानी जी हैं और कमल जी हैं, डेली क्लास के बाद ही अपना फीडबैक देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा NEP 2020 में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये रहे आज के सारे क्वेश्चन। आपको यह क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आफ्टर क्लास के बाद। ठीक है, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, साथ ही साथ शेयर बहुत ज़रूर कर दिया करें, बहुत मेहनत पड़ती है। आप लोग नहीं जानते हो कि कितनी मैं इस समय मेहनत कर रहा हूँ, कितने बजे उठ रहा हूँ, कितने बजे सो रहा हूँ, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।